राजस्थान के दोनों चरणों के चुनाव हो चुके हैं, बहुत सारे आंकड़ों की बातें हो रही है कि कोई नंबर कह रहा है कि सर आप तो 18-7 कह रहे हो। सर मैं कह रहा हूँ 22-3 के ऊपर कुछ भी हो सकता 22-3 तो मेरा भी नंबर है, लेकिन नंबर बहुत सारे है। हैं। हम शुरू इस पे कर रहे हैं कि आज नहीं कर रहे हैं। इस तरह नहीं कर रहे हैं कि 22-3 हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं 15-10, 18-7 भी हो सकता है। नंबर क्या होगा ये हमें नहीं पता, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो मजेदार चीज इस बार होने वाली है कि नंबर्स के बाद बहुत सारी उठापटक होने वाली है। और इस उठापटक की बात करने के लिए अविनाश जी के साथ परिचय की जरूरत है ही नहीं, तो अविनाश जी के साथ पंचायती में बातचीत करते हैं। अविनाश जी, अगर कांग्रेस की एक भी सीट आई तो क्या होगा? तो देखिए, पहली बात तो ये होगी कि जो बीजेपी की आयरन ग्रिप थी वो लूज हो। यहाँ से हम वो कह सकते हैं कि एक रिवाइवल जैसी स्थिति कांग्रेस की हो सकती है। कांग्रेस जैसी संगठन जो अभी तक बिल्कुल डाउन एंड आउट था, उसमें एक नई ऊर्जा आएगी और फिर भाजपा और देश की राजनीति एक तरफ, कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई। यहाँ पर एक जैसे बीच में था कि सचिन पायलट का चल रहा कि उन्होंने जो है विधानसभा चुनाव जितवाया है जी, अब यहाँ पर जो है 25-0 का नंबर रहा, तो क्या डोटासरा को भी उसी तरह का बेनिफिट मिलने की उम्मीद दिख रही है आपको? जी बिल्कुल, वो उसी तरह का बेनिफिट लेना चाहेंगे कि ये देखिए, मेरे अध्यक्षता के दौर में जब ना हमारी सरकार थी ना कोई बात थी, तो मैं वो कर पाया जो पिछली 2 बार में नहीं हुआ। तो डेफिनेट है कि गोविंद सिंह डोटासरा इसका फायदा उठाना चाहेंगे और वो इसकी पूरी माइलेज लेंगे कि यहाँ से रिवाइवल शुरू हुआ। अब इसीलिए मैंने कहा कि कौन इसको कितना कंसोलिडेट कर पाएगा, किस तरह से अपने फेवर में इसको टर्न करेगा। कांग्रेस की राजनीति मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से ज्यादा रोचक रहेगी आने वाले दिन। ये एक इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का, दिल्ली के एक मीडिया का बड़ा जो हिस्सा है वो ये मानता है कि भैया अब सचिन पायलट का टाइम आ गया है, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई का अब ये अंत ही है। अशोक गहलोत इसके बाद इस लड़ाई में बहुत नहीं रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि डोटासरा जो है वो सचिन पायलट का रास्ता आसान नहीं होने देंगे। एक तो राजस्थान में जो कास्ट का फैक्टर है कि जाट, उनको लगता है उनका सीएम नहीं बना, गुजर भी वही चाहते थे, तो कास्ट वाला फैक्टर दोनों के साथ पूरा डिवाइड होगा। अभी कई जगह जाट गुजर एक साथ दिख जाते थे, जो कि ये लगता है कि इसके बाद अब डिवाइड होते दिखेंगे बहुत स्ट्रांगली। सेकंड, जो कनेक्शन है सचिन पायलट की छवि जो उन्होंने भीड़ इकट्ठी की वो एक साइड है, लेकिन कनेक्शन जो होता है ना गाँव के लोगों से टच होना, वो मुझे लगता है कि डोटासरा का ज्यादा होगा। शायद उनको मीडिया लाइमलाइट नहीं मिला, इसलिए उस चीज को उतना नहीं देख पाए, पर प्रभाव होता दिख रहा है। ये आपको कितना लग रहा है कि भारी पड़ेंगे डोटासरा इन पे? देखिए, मैं शुरुआत उससे करता हूँ जो आपने ऑब्जर्वेशन की कि इसके बाद अशोक गहलोत का उतना रोल ले रहेगा। मैं इससे थोड़ा सा अलग कहना चाहूँगा। मेरा विचार ये है कि जब तक अशोक गहलोत सक्रिय है राजनीति में, उनका प्रभाव हमेशा रहेगा राजस्थान। अभी भी वो नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपनी बिसात निशानी चाही, उन्होंने वो करी। वो चाह रहे थे कि आरएलपी के साथ गठबंधन हो, जबकि गोविंद सिंह डोटासरा नहीं चाह रहे थे, दूसरे नहीं चाह रहे, तो भी वो वक्त हुआ। गोविंद सिंह डोटासरा चाह रहे थे कि बीएपी के साथ पूरा होल हार्टेडली ये बहुत पहले हो जाए, लेकिन शायद कुछ लोग जो कहते हैं कि अशोक गहलोत के करीबी है, वो ये नहीं चाह रहे थे कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में एक फ्री रन दे दिया जाए बीएपी को, तो वो नहीं हुआ, या जिस तरह से होना चाहिए था नहीं हुआ। तो पहली बात ये कि अशोक गहलोत फैक्टर रिलेवेंट रहेगा जब तक अशोक गहलोत राजनीति में सक्रिय है। तो राजस्थान में तो ये रहेगा ही रहेगा। अब बात ये आई कि जो मैंने आपको कहा कि एक नई डोमिनेंस की फाइट होगी। सचिन पायलट एक एस्टैब्लिश्ड लीडर है, उनकी दिल्ली की जो कांग्रेस आला कमान है उसमें भी एक अच्छी बैठ है। वो ये एक बार प्रूव कर चुके हैं कि 21 जैसी हालत से पार्टी को वापस संघर्ष करके सत्ता में लेके आया। तो वो मेरा एक ड्यू है। उनका जो मानेसर वाला एपिसोड हुआ उसको लेके कई लोग उनके विपरीत में जाते हैं, पर उसी तरह की खिलाफत एक 25 सितंबर को भी हुई, तो खिलाफत का हिसाब भी बराबर हो गया। गोविंद सिंह डोटासरा एक बिल्कुल जमीन से उभरे हुए नेता है। पहली चुनावी जीत से उन्होंने विधानसभा मिली, 34 वोट से मार्जिन थी, और कंसोलिडेट करते हुए 4 बार जीते हैं। और इस पिछले चुनाव में जो उनकी और राजेंद्र सिंह राठौड़ की एक फाइट हुई, जिस तरह से अब वो लोकली कनेक्ट कर रहे हैं, तो यस, ये उनको एक एज मिलता है। वो जरूर चाहेंगे कि अब मैं भी, वो एक कहावत है ना, फाइंड माई प्लेस अंडर द सन, तो अब वो भी अपना आना चाहेंगे। तो सचिन पायलट के लिए जहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि अशोक गहलोत का अगर एक एक्टिव पॉलिटिक्स या डोमिनेंस खत्म हो रही है तो उनको फ्री रन मिल जाएगा, गोविंद सिंह डोटासरा उन्हें चैलेंज करेंगे। और बहुत रोचक बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि कास्ट में बहुत बड़ी फाइट होगी, क्योंकि दोनों मार्शल फॉर्म है और अभी तक इन दोनों को मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला है। तो ये अशोक गहलोत खुद ही कह चुके थे, वो पिछली बार सरकार भाड़े में थी,
ये 3 कम्युनिटी को उन्होंने नाम दे के कहा था कि मीना, गुजर और जाट इनका मुख्यमंत्री नहीं बनता या नहीं बनना देना चाहिए, तो वो रहेगी। लेकिन अब एक और नई डोमिनेंस और एक नई पॉलिटिकल फाइट और राइवलरी दिखेगी। और देखिए इस बार कांग्रेस के 70 विधायक अब 69 हो गए, क्योंकि उनके जो विधायक थे वो सांसदी का चुनाव लड़ने मानवीय थी। तो कांग्रेस पहली बार एक बड़ी साइज में, एक बड़ी प्रोपोर्शन में है। तो भाजपा का तो जो भी स्कोर रहे वो रहे नहीं रहेगा, कांग्रेस को अब रहेगी कि ये स्टेट, क्योंकि हम एक रोटेशनल डोर पॉलिसी है, अगली बार का दावेदार। पर यहाँ पर नंबर की अपन बात कर रहे हैं, नंबर पे देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। अभी जो माना जा रहा है कि बाड़मेर सीट फॉर श्योर बीजेपी हार रही है। अब वो कांग्रेस जीतेगी कि रविंद्र भाटी, ये किसी को नहीं पता। अगर माने कि वहां रविंद्र भाटी जीते, कांग्रेस नहीं जीती, दूसरी सीट हो गई सीकर। सीकर में भी जो है अगर अमरा राम जीतते हैं तो वो भी जॉइंट प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के नहीं है। तीसरा है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में भी जो है राजकुमार रोत की संभावना है, कांग्रेस तो नहीं जीत रही है, मालवीय रोत जीतेंगे। तो यहाँ पर भी एक ऐसा प्रत्याशी होगा जो कांग्रेसी नहीं है। 22 सीट में सपोज ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर कि वो लोग जीत जाते हैं जो निर्दलीय थे या सपोर्टेड थे, तो फिर बीजेपी का क्या होगा? हनुमान बेनीवाल का भी एग्जाम्पल लेते हैं, हनुमान भी जीते तो वो भी कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है। आप इसमें चाह रहे हैं कि कांग्रेस का क्या? हाँ, अगर ये डोटासरा जी का नहीं, कांग्रेस से ज्यादा मैं डोटासरा जी का फिर समझना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी उनका वो रहेगा, एज अपर हैंड उनका रहेगा इस चुनाव में, चाहे परिणाम कुछ भी आए। ये क्रेडिट लेने में गोविंद सिंह डोटासरा से आगे हुए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो उनकी गार्ड पे हुआ। अगर मामला 25-0 भी होता है तो भी उनके ऊपर जाएगा, और उसके ऊपर कुछ भी आता है तो उनको वो क्रेडिट ड्यू बनेगा। वो खुद कहेंगे मेरी होम ग्रोन सीट थी, लेकिन आपको इंडिया अलायंस का गठबंधन धर्म निभाना था तो मैंने छोड़ी, तो वो उस पर वो अपनी जगह लेना चाहेंगे। बीएपी में उनकी पहले से है कि मैं तो ये पहले से देना चाह रहा था, फिर भी नहीं। तो फिर वो एक लार्ज हार्टेडनेस का कि कंसेंसस डेवलप किया, हम लाए। आप उमेदवार की बात कर रहे हैं, फिर उसमें ये होगा कि फाइट ट्रायंगुलर किस तरीके से हुई। उमेदवार को भी पार्टी में लाने में उनका एक बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उमेदवार और हरीश चौधरी दुर्विरोधी थे। ये मतलब पॉलिटिक्स में स्ट्रेंज बेड फेलो, इवन स्ट्रेंजर डांस फेलोज, जो 6 महीने पहले तक एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, कुछ ही दिनों बाद एक साथ डांस करते हुए दिखे। तो ये सब बातें होंगी। तो देखिए चाहे परिणाम कुछ भी हो, अगर 25-0 के अलग कुछ होता है तो प्रदेश का जो संगठन का अध्यक्ष है वो अपनी वो क्रेडिट लेगा और वो उस पर ऊपर पिच करेगा, और इसी से वो मामला रोचक बनेगा कि अगला चैलेंजर को। तो जब ये नंबर की हम बात कर रहे हैं तो फिर बात तो बीजेपी के बिना कैसे होगी? सत्ता उनकी है, ऊपर मोदी जी आने की तैयारी कर रहे हैं। भजनलाल शर्मा का सीएम बनना सबके लिए चौंकाने वाला था, सबसे ज्यादा भजनलाल जी के लिए था, शायद बाकी से ज्यादा उनके लिए खुद के लिए था। अब अगर सीटें हारते, मुझे लगता है 1-2 सीटों का प्रभाव तो उन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ बाड़मेर का लोगों को पता था कि सिचुएशन खराब हो रही है। पर सीटें जैसे ही 2 या 3 से ज्यादा गिरती हैं तो क्या इन जो संभावना चल रही है कि भजनलाल जी चेंज कर दिए जाएंगे, इस बात की होने की संभावना है? या आपको लग रहा है कि ये चलेगा, या नंबर बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, 15-10 हो जाए या 18-7 हो जाए, उस सिचुएशन में उसको कैसे आप देखेंगे? सर उसका नतीजा तब देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में कितनी मजबूत या सक्षम है। पिछली बार 303 सीटें थी, अगर वही आंकड़ा रहता है या 272 को कंफर्टेबली पार कर जाते हैं, मान लीजिए 290 भी आता है, तो उनकी डोमिनेंस रहेगी। फिर भले राजस्थान में नंबर कोई भी हो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो अभी तक हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं उनमें रिवर्स गियर तो बदलेंगे नहीं कितना जल्दी, कोई नीजर रिएक्शन। मान लीजिए हम बात करते हैं कि 280 के करीब भारतीय जनता पार्टी वहाँ केंद्र में जीत रही है और प्रदेश में उनका आंकड़ा 18-7 हो रहा है, तो इतना मेजर रिएक्शन नहीं होगा। तो फॉर द टाइम बीइंग भजनलाल शर्मा जी, अगर केंद्र में सरकार रिपीट होती है तो अपने आप को सेफ कर सकता है जी। लेकिन जो टीम है, जैसे रविंद्र भाटी का हुआ, सीपी जोशी ने प्रयास किया, भजनलाल जी ने बात की, और मुझे लगता है कि रविंद्र भाटी के मैदान में होने से बीजेपी सिचुएशन खराब हुई है। तो वो कैंडिडेट को तो ये बना सकते थे, पुराना विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है, पार्टी बढ़ाए थे, पार्टी बढ़ा के एक बेवकूफ़ी हुई, उसके बाद ये दूसरी घटना हो रही है जहाँ पर कि उसको मना नहीं पाए ठीक से। जो भजनलाल जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शायद ऐसा कहा था कि एक बार के का विधायक है, सब क्या देखना है, जब खुद भी वो एक बार के। तो ये सारी सिचुएशन है, आप सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाए, ये प्रभाव भी उन पर नहीं पड़ेगा या उनके अलावा किसी और नेता पर, चाहे वो सीपी जोशी हो, चाहे मारवाड़ के राजपूत नेता हो? नहीं, आप जिस किसी की भी बात कर रहे हैं ना, ये सब बड़े नेता एक हेडलाइन पर एक आशीर्वाद से बने। इनमें से किसी नेता के पास संगठन का कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं। सीपी जोशी को जब एक संगठन मिला, एक वाइब्रेंट संगठन मिला,
तो वो 3.5 साल की मेहनत थी सतीश जोशी कि उन्होंने एक संगठन बनाया। सीपी जोशी को इससे पहले संगठन का कोई अनुभव नहीं था। तो आपके पास वो एक्सपीरियंस, वो स्किल, आपको सीधा लोकसभा का प्रत्याशी बनाते, आप मोदी वेव के अंदर जीतते हैं, तो आपको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं पता, दूसरी बार भी आप उसी वेव पे राइट वेव के अंदर आ जाते हैं। तो वो जो ग्राउंड रियलिटी होती है डे टू डे, इनमें से जो भी आप नाम ले रहे हैं, क्या किसी भी व्यक्ति ने ऑपोजिशन में संघर्ष किया था? क्या आप 10 लोगों से भी तालमेल बैठाए थे? आप सीपी जोशी की बात करें, वो आके अपने तालमेल नहीं बैठा पाए, तो उनके गृह क्षेत्र में ही विधायक बागी हो गया और आपके सामने सीट जिता के ले गए थे, भाजपा की जमानत जब्त हो गई। तो इनके पास वो नहीं है। भजन लाल जी, डेस्टिनी साइट, इफ आई कैन फॉर्म हिम राइटफुली सो, स्किल हो सकती है, बहुत जल्दी होगा उनको टेस्ट करना, क्योंकि वो बिल्कुल वो होता नहीं कि आप 12th मैन को कहते तो ओपन करके चला जाए, उनकी वो पोजीशन है। आई थिंक वन शुड बी फेयर इनफ टू हिम कि उनको एक चांस दिया जाए कि उनके पास फिलहाल आए, और इतना भी टाइम नहीं था कि अपने आप को असर्ट कर पाए, तब तक अगली आचार संहिता में भी। तो आई थिंक उनको तो सिर्फ जो भी मिल रहा है वो एक एक्सपोजर है कि वो जो भी सिचुएशन से ओवरवेल होके कई बार बयानबाजियों में या मंच से जो बोल जाते हैं, उनके लिए तो ये चेंज ऑफ पीरियड है। आई डोंट थिंक सो बीजेपी उस पर खुद को जज करेगी। पर भारतीय जनता पार्टी के लिए नवीन जी, मुझे जो बात लगती है कि इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद अगले 4.5 साल एक सशक्त कांग्रेस, बोलने वाले नेताओं के सामने भाजपा का आज कौन सा नेता मुखर होकर बोल सकता है या वो फोर्ट संभाल सकता है? जो भी इनके बड़े और कद्दावर नेता थे वो सब बाहर हो गए। गुलाब चंद कटारिया को आपने आसाम भेज दिया, वसुंधरा राजे को आपने बिल्कुल इतिहास के पन्नों में डाल दिया। फिलहाल तक आपके पास वासुदेव देवनानी थे, एक्सपीरियंस से उनको आपने अध्यक्ष बना दिया। किरोड़ी लाल मीणा मुखर थे, बिल्कुल बयानबाजी, पर जिस तरह से पिछले 4 महीने से उनका भी एटीट्यूड रहा है वो है नहीं। तो अब इनके पास कोई है नहीं। सतीश पूनिया चुनाव हार गए, राजेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव हार गए, तो आपके पास आज वो एक एक्सपीरियंस जो सबको साथ लेके चल सके। ये जितने भी नेता है ये आशीर्वाद प्राप्त नेता है, इनमें से एक भी नेता वो नहीं है जिसने ग्राइंड देखी हो, जो अशोक जी के टाइम में शब्द है ना लड़ाई, वो इनमें से किसी की नहीं हुई है। ये तो बात बन गए और इस तरह का समाज बन रहा है, फिर इनको हेडलाइंस अच्छी अच्छी बन जाती है इनके पद की वजह से, तो इनको तो ये भी नहीं पता कि बयान में किस तरह दिया है। तो हम ये मान लें कि सीटें कम होंगी तो चले भजनलाल जी बच गए, लेकिन जो भाजपा के बाकी बड़े नेता लोकसभा के अंदर हमें दिखा है कि 2-3 लोग ही चली है, प्रदेश अध्यक्ष तो रहेंगे ही जी। गजेंद्र सिंह जी बड़े नेता है, उनका भी अपना एक प्रभाव रहा है जी। तो इस तरह का जो नेताओं का प्रभाव रहा, क्या इनके पावर कम होती है अपने को नजर आ रही है? सर क्या आपको लगता है इनके पास कोई पावर है? जो भी है, जितना भी, देखिए ये तो पावर है नहीं है, तो ये हमें खराब ही किया। अगर मैं रविंद्र भाटी बहुत बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ, ये मुझे लगता है खराब हुआ। एक बार मैंने पंचायती पे सीपी जी के बारे में कहा था कि उनको शायद जब विधानसभा की बात थी कि 200 सीटों का उनको शायद पता नहीं होगा। यही स्थिति इस बार भी है कि क्या उन्होंने एक बार भी ये बात की कि क्या हम प्रत्याशी चेंज कर सकते हैं? अगर पावर उनके पास नहीं भी है तो क्या उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की थी? अगर वो नहीं किया है, उन्होंने सरेंडर ही कर दिया, तो भी उनकी क्या जरूरत है? फिर तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह वर्क करती है, उनकी क्या नेटिविटीज है, आप ये मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। और हम ये सब जानते हैं कि किस चीज चलती है। वहाँ सब के सब HMD हो चुके हैं, हिज मास्टर्स वॉइस। तो कोई उसके सामने बोल जाए, मुझे लगता नहीं कि ना किसी की सुनी जाती है। और इस बार जिस तरह से उन्होंने टिकटें भी बांटी है, तो समझ नहीं आ रहा, हम पहले भी पंचायती में चर्चा लड़ चुके हैं कि बीजेपी का कोई रैशनल समझ में नहीं आया। और इतनी ही मजबूत और सशक्त अगर इनका संगठन हो या ये संगठन के बारे में सोच रहे हो, तो बांसवाड़ा वो क्षेत्र है था, इनके जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उन्होंने तो उस क्षेत्र में काफी दौरे किए थे, कई बार जाते थे। जब मुर्मू राष्ट्रपति बनी थी तो उन्होंने 2 दिन की यात्रा की थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब पार्टी 400 का दावा करती है, क्या वो 25 सीटों पे खुद का होम ग्राउंड नेता भी नहीं निकाल रहे? आपको नागौर में एक इंपॉर्टेंट कैंडिडेट जो पिछली बार हार गए थे, उनको टिकट देनी पड़ी, आप बांसवाड़ा में नहीं टिकट दे पाए। तो कई उनके वो जो लाइन होती है, थिंग्स इन द आर्मर, पर अभी तक चूंकि कोई भी बुलेट उसको भेद नहीं पाई, तो लगता है अवैध किला है। 4 तारीख का इंतजार करते हैं। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कमेंट किया था कि कांग्रेस की राजनीति फिर से इसको गरमाए रखेगी, क्योंकि भाजपा में तो कोई खुद का सेंसिबिलिटी संगठन कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ एक ब्रांड मोदी है, उस पर अभी तक चलते आ रहा है। और मुझे ये लगता है कि जो हमने बड़े नाम भी लिए, ये उनका एक एटीट्यूड दर्शाता है कि क्या हम जनरेशन नेक्स्ट के लिए तैयार। क्योंकि जब पहले भाजपा में वाजपेयी जी की सरकार थी तो हम नाम देखते थे, राजनाथ सिंह, गडकरी, LK अडवाणी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, कई सारे नाम। अब आप क्या नाम सुनते हैं?
इस प्रदेश में आपने मुझसे ज्यादा लाख के बड़े नेता देखे, सबके नाम ऐसे भैरव सिंह जी के जमाने में भी ललित किशोर चित्र नाम होते, गवर्नर जी थे, यदि आप सबके नाम दे रहे हैं ना, एक स्ट्रेंथ थी। आज भाजपा में कौन है? तो यानी कि हम ये अगर निष्कर्ष निकालें कि भाजपा को इन चुनावों के बाद परिणाम चाहे जो रहे, एक बार तो उनको वापस से देखने की आवश्यकता है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान में उनके साथ क्या हो रहा है, जो उन्होंने किया है, क्या ये भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। जो भैरव सिंह जी के साथ 1998 में जब वो चुनाव हारे थे, बीजेपी उतनी बुरे हाल में फिर कभी नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2028 का चुनाव हो और बीजेपी उसी हाल में आ जाए। तो इस बात की संभावना है कि अब जो है बीजेपी शायद संगठन संभाले इसके बाद। मुझे लगता है उनको करना चाहिए। देखिए, वो एक संगठन वाली पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी जो है वो एक इमोशन की पार्टी है, एक आम आदमी का इमोशन। कांग्रेस में आप कभी भी संगठन, दल, मंडल, प्रमुख, इनका कोई औचित्य नहीं होता था। भाजपा में ये सारे पद इंपॉर्टेंट, उनके साथ साथ उनकी जो संगठन है, जैसे कि स्वयं सेवक संघ हो गए, बीएसपी हो गई, एलाइड थी। इट्स अ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन बाउंड यूनिट। पर अब वो जो स्ट्रक्चर है वही यूज हो रहा है, किसी को पता ही नहीं पड़ रहा कौन कहाँ जा रहा है या किसी। आप ये देखिए, इतने कुछ हुए, विधानसभा चुनाव में भी बहुत उठापटक हुई। एक क्या हमें सेंस नहीं आता हम जाए किसके पास। यहाँ पे सेट हुए हुए थे अरुण सिंह जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, आपने उपको हटा दिया लोकसभा में, खास तरह को दे दिया है, तो उनको कितना ही राजस्थान का क्या, आप किन के ऊपर वो बाजी खेल रहे हैं। हाँ, आप एक वेव पे। सर आप ये देखिए कि हमने जो बात करी, मैं अपने पहले भी कई वक्तव्यों में, एक शो में हम साथ थे, संतोष पांडे के शो में, तो मैंने तब भी कहा था कि जो हवा बन रही है प्रदेश में, कि चुनाव का माहौल बना, वो इम्पोर्टेंट नेताओं के ऊपर बना है, और उनमें से चारों के नाम आपने गिना है। लेकिन जिस तरह की वोटिंग हुई है उसके बाद में कह रहे हैं झुंझुनू एक अच्छी सीट है जहाँ कांग्रेस मजबूत है जी, टॉप सवाई माधोपुर एक मजबूत सीट है, करौली धौलपुर एक मजबूत सीट है, शेखावटी में सीकर की भी बात हुई, तो भरतपुर की भी बात आ गई। तो इन सब जगहों में एक फेसलेस, एक ऑर्गेनाइजेशनलेस पार्टी बिना किसी बड़े मुद्दे के 9 सीटों पे आज आपको प्रभाव कर रही है। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक अलार्म बेल तो है। बिल्कुल। एक बात और, ये हमने सारी बातें करी, भाजपा में अंदर खाने में नेता ये भी बात कर रहे हैं, कांग्रेस में कितना भी डिसरे होगा, सचिन पायलट वर्सेस गोविंद सिंह डोटासरा होगा, या अशोक गहलोत की क्या भूमिका रहेगी, या कोई और नेता क्लेम करने आएगा, इन सब केओस के बीच, चाहे इन सब के अलग अलग धड़े हो, कई अंडर 35 लोगों को मौके दिए गए चुनाव लड़ने के। आप देखिए, नसीराबाद में विधानसभा चुनाव में जाऊंगा, 27 साल का प्रत्याशी चुनाव लड़ा, 2000 के अंदर की मार्जिन पे आया। लोहावट से हटा के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसे बड़े नेता के सामने आपने अभिषेक चौधरी जो NSUI से आते थे उनको मौका दिया। अभिमन्यु पूनिया, वो भी संगठन से आते हैं, युवा नेता है, उनको आपने सांगरिया में चांप किया। आपने लाडू में जो है वो दूसरी बार रिपीट किया, वही विधायक पर्वत सर में आपने दूसरी बार किया। मनीष यादव एक नए आए, ललित यादव नए आए, अनिल चोपड़ा, आप बिल्कुल वो सीट जहाँ पे आप कांग्रेस पार्टी के मंत्री थे उन्होंने खाली कर दी। सीपी जोशी जहाँ लड़े, मतलब दिग्गज नेता जहाँ लड़ते थे, वो उन्होंने बिल्कुल एक फर्स्ट टाइम डेमोक्रेट को डाला, उससे चुनाव बहुत अच्छा लगा। तो कांग्रेस with all its minuses is still giving you new faces. There is something to talk about. यहाँ तो उन्हीं लोगों में ही कहानियां बन रही है और बिगड़ रही है, और उन्हीं में जो किसी के आशीर्वाद से ही राजनीति में अभी तक चलते आए हैं, उन्होंने भी कोई ग्राउंड नहीं बताया। इस पूरे चुनाव की एक बड़ी बात रही, आप कहीं जाइए, मैंने पहले भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है, लेकिन उनके नुमाइंदों से सवाल पूछे जा रहे थे और बहुत सारे लोग उस पर कोई सेटिस्फाइंग जवाब नहीं दे पा रहे थे कि हम यहाँ है क्यों, या हमने ऐड नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल है, और आपसे और मुझसे मुझे लगता है बीजेपी का थिंक टैंक देखा हो। बिल्कुल, वो उन्हें बैठ के पंचायती करने की ज़्यादा जरूरत है, और हमारे साथ करना चाहता हूँ बुला लेंगे, हाँ तो हमारी बात कर देंगे, शायद दूसरों के मन की बात भी है वो सुन ले। इस बात की संभावना इस चुनाव के बाद जरूर रखती है कि दूसरों के मन की बात सुनी जाएगी। तो ये थी हमारे पंचायती नंबर का हमने अंदाजा बताया, जो बहुत जगह से अलग अलग नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपका जो भी अंदाजा वो कमेंट में आप उस नंबर को आप भी लिखिए कि कितना बीजेपी कितना कांग्रेस। तो सब्सक्राइब करना, ये सब करना तो नहीं पड़ता है ना, आप तो आप समझ ही गए होगे। तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना, लाइक करना है। थैंक यू वेरी मच।